अब आगे। सुबह अथर्व देर तक सोता रहा, वह नाश्ता करने भी नीचे नहीं आया था। 9 बजे जब वह नीचे आया तो राकेश और बाकी सब लोग ऑफिस जा चुके थे। रंजीत भी कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अथर्व जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और मीनल जी को आवाज देते हुए बोला, दादी नाश्ता दे दीजिए। उसकी बात सुनकर रोहिणी किचन से निकाल कर आए और अथर्व से बोली, वह अथर्व बेटा माझी राधा और आरती के साथ मंदिर गई है, कह रही थी कि उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आता हूँ, बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो। इतना कहकर वह अंदर जाने लगी। तभी अथर्व बोला, रहने दीजिए, मैं खुद से लेकर खा लूंगा। उसकी बात सुनकर रोहिणी ने कहा, मैं निकाल कर दे दूंगी ना बेटा। तो अथर्व चीखते हुए बोला, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं लेकर खा लूंगा, और यह क्या कब से बेटा बेटा लगा रखा है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ समझी, आप तो दोबारा मुझे बेटा का कर तो बुलाएगा ही मत। इतना कहकर अथर्व वहां से जाते हुए बोला, मुझे खाना ही नहीं खाना है, सुबह सुबह शक्ल दिखाकर मेरा मूड ही खराब कर दिया। इतना कहकर अथर्व पीछे मुड़ा तो आध्या सीढ़ियों पर खड़ी थी। वह मोहन जी की प्रोग्रेस रिपोर्ट नोट करके आई थी और अब शायद हॉस्पिटल जा रही थी। वहीं रंजीत भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। रंजीत जी अथर्व के पास आए और बोले, अथर्व शांत हो जाओ, और भाभी को क्यों सुन रहा है, मान जाते वक्त इनसे कह कर गई थी कि तुम जब उठ जाओ तो तुम्हें नाश्ता दे दे और तुम इन पर गुस्सा कर रहे हो। उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा, जब मैं इनसे कह दिया था कि मैं खुद से लेकर खा लूंगा तो इन्हें चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए था ना, क्यों मुझसे दूर नहीं रहती है। सच क्या रही है ये कि उनके मेरे आसपास रहने से मुझे अच्छा लगेगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और इन्हें माफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करूंगा। इनके पास जाने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। अथर्व का शरीर गुस्से में कांपने लगा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी घड़ी की रेड लाइट बार बार जल रही थी, देवल बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा था, वह भी गुस्से में। अथर्व की ऐसी हालत देखकर रंजीत घबरा गए। वह उसे खींचकर सोफे की तरफ ले गए और उन्होंने रोहिणी से भी कह दिया कि वह अथर्व के सामने ना आए तो ही अच्छा है। उनकी बात सुनकर रोहिणी भी वहां से रोते हुए चली गई और एक पिलर के पीछे छिपकर सब देखने लगी। वही रंजीत आध्या से बोल, आध्या प्लीज क्या तुम इसे थोड़ा शांत कर सकती हो, मैं अभी वंश और इसके दोस्तों को फोन करता हूँ। आध्या भी मौके की नजाकत को समझते हुए अथर्व के पास आ गई और अथर्व की पीठ सहलाने लगी। अथर्व उसे भी पीछे धकेल रहा था और बोल रहा था कि मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें हट कर दूंगा। लेकिन आधे डॉक्टर रमेश से के साथ रहकर ऐसे कई पेशेंट को देख चुकी थी, वह उसे दूर नहीं हुई, उल्टा वह अथर्व के और पास बैठ गई। अथर्व ने कुछ सोचकर उसे गले से लगा लिया और तभी उसका शरीर एकदम शांत सा पड़ता चला गया। उसकी तेज जल्दी धड़कनें धीमी पड़ गई थी और घड़ी की रेड लाइट भी बंद हो गई थी। अथर्व की एनर्जी एकदम से कम होती चली गई और वह आधी बेहोशी में चला गया। उसकी आंखें कभी खोल तो कभी बंद हो जाती। ये देखकर आध्या मोहन जी के कमरे से जल्दी से शुगर चेक करने वाला ग्लूकोमीटर लेकर आ गई। तब तक रंजीत भी वहां आ गए थे। आध्या ने अथर्व को सोफे पर ही लिटा दिया और उसका शुगर लेवल चेक करने लगी। उतने में ही मीनल जी भी राधा और आरती के साथ मंदिर से लौट आए और अथर्व की ऐसी हालत देखकर वह तीनों भी परेशान हो गई। कुछ देर में वंश और बाकी तीनों दोस्त भी वहां आ गए। इस वक्त आध्या अथर्व को चेक करते हुए बोली, इसका ब्लड शुगर लो हो गया है, मैं बस अभी आए। इतना कहकर वह किचन की तरफ चली गई। वही वंश और उसके बाकी तीनों दोस्त उसके आसपास नीचे जमीन पर ही घुटने मोड़कर बैठ गए। अक्षत अथर्व के गालों को थपथपाते हुए बोला, अर्थ क्या हो गया है तुझे, जब से यहाँ पर आया है बीमार पड़ गया है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा तो घर में कभी भी नहीं हुआ तेरे साथ। यह सब बोलते वक्त अक्सर थोड़ा सा गुस्से में लग रहा था। उसकी बातें सुनकर वंश सब की तरफ देखा और बोला, इसने खाना नहीं खाया है क्या, बचपन से जब इलाज के दौरान ये हमारे साथ रहता था तब हुआ था इसके साथ ऐसा, डॉक्टर ने तब साथ साथ कहा था कि इसे किसी भी हाल में एक टाइम का भी खाना स्किप नहीं करना है। मतलब इसने खाना नहीं खाया, वंश ने सवालिया नजरों से रंजीत जी को देखा तो रंजीत जी ने ना में अपना सर हिला दिया। तो अक्षत की बुहें तन गई, वह फिर से गुस्से में कुछ बोलना, तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सर हिला दिया कि वह कुछ भी ऐसा ना बोले। तभी आध्या एक गिलास में कुछ घोल कर लाते हुए वहां आए और अक्षत जो अथर्व की साइड में सोफे पर ही बैठा था उसे देते हुए बोली, ये लो इसे पिला दो। अक्षत ने वह ग्लास लिया और बोला, क्या है इसमें। तो आद्या ने कहा, ORS का गोल है, इसे भी करिए, थोड़ा बेटर फील करेगी। इसे अभी डायरेक्ट खाना नहीं मिला सकते, जब ये ठीक होगा तभी खा पाएगा। तो वंश ने सहारा देकर अथर्व को बिठाया और अक्षत ने उसके मुंह से गिलास लगा दिया और बोला, ये ले पी ये। इस अर्थ अथर्व थोड़ा थोड़ा वह घोल पीने लगा। आधा गिलास पीकर अथर्व मुंह हटा लिया तो अक्षत एक हाथ का मुक्का बनाकर उसे डांटते हुए बोला, चुपचाप इस सर का सारा पी वरना अभी मारूंगा। खींचकर एक अथर्व ने उसे घूरते हुए सर घोल पी लिया। ये देखकर सब लोग मुस्कुराने लगे।
कुछ देर बाद अथर्व उठकर बैठने लगा तो वंश बोला, रूप में हेल्प करता हो, ऊपर चलना है क्या तेरे कमरे में। अथर्व ने अपने आसपास देखा तो रोहिणी वहां पर नहीं थी, तो वह बोल, नहीं यही ठीक है। अभी कुछ देर बाद अथर्व को खुद मीनल जी ने अपने हाथों से खाना खिलाया। एक तरफ उसके सभी दोस्त यह सब देख रहे थे, फिर उसके बाद वह अपने कमरे में चला गया अपने सभी दोस्तों को लेकर। वही आध्या भी अपने हॉस्पिटल चली गई। उसे समझ नहीं आया था कि अथर्व अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत क्यों करता है। इस भी तो अपने पापा से कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन वह तो अपने पापा से नफरत नहीं करती। वह एक बार अथर्व को समझना चाहती थी, इसलिए उसने अथर्व से बात करने के बारे में सोच लिया था। वही अथर्व के कमरे में अथर्व बेड पर लेटा हुआ था और उसके सभी दोस्त उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। तभी वंश बोला, अर्थ इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन ठीक नहीं था। ऐसा भी क्या कह दिया था उन्होंने तुझे। उसकी बात सुनकर अथर्व ने कहा, मैं उसे औरत को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी क्यों वह मेरी बात नहीं सुन रही। मैं जब एक बार कह दिया था कि मैं खुद लेकर खाऊंगा तो अपने आप उसे औरत को मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसे बहस करनी थी मुझसे। कितनी मुश्किल से रोका है मैंने अपने आप को उन पर अटैक करने से। अथर्व की अटैक वाली बात सुनकर वंश और बाकी तीनों के होश उड़ गए और वंश जल्दी से बोल, क्या कहा तूने, तू उन पर अटैक करना चाहता था। उसकी बात सुनकर अथर्व को रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया और उसने अपना सर घूम लिया। वह अपनी नज़रें चुरा रहा था ताकि डेविल के बारे में उन्हें पता न चल जाए। वहीं उन चारों ने मन में सोचा कि डेविल शायद एक बार फिर अथर्व पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो वंश ने कहा, ठीक है मैं करता हूँ नीचे सबसे बात, तू अपना दिमाग ठंडा रख। इतना कहकर वंश नीचे चला आया। वंश के जाने के बाद अक्षत अथर्व से बोल, अर्थ सच सच बता तुझे यहाँ रहना है या नहीं। वंश की टेंशन मत ले तू, मैं अभी पापा और दादू से बात करता हूँ, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। अक्षत की बात सुनकर अथर्व बोला, मुझे 7 महीने यही रहना पड़ेगा अक्षत, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, बस मुझे ही लोग कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर गया। मैं कोशिश करूँगा खुद को कंट्रोल करने की कि आगे से ऐसा ना हो, तो टेंशन मत ले। और ये बताओ बुढ़ाओं ने तुम सबको डिटेल दी है ना, मिशन की क्या करना है तुम सबको। अक्षत ने जवाब दिया, तुझे मिशन में तभी शामिल किया जाएगा जब हमसे बात नहीं संभलेगी, वरना तू बाहर है मिशन से। उसकी बात सुनकर रहा था। मैंने कहा, वैसे करना क्या है तुम सबको। तो लक्ष्य ने कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, तू टेंशन मत ले, अगर मदद की जरूरत पड़ी तो हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे, पापा पुलिस फोर्स भेज देंगे हमारे साथ, बस तू अपना दिमाग ठंडा रखने। उसके बाद सुनकर अक्षत भी बोला, हाँ हमें अपनी वाला अथकी वापस लेकर जाना है, कोई राक्षस नहीं। उसकी बात सुनकर लक्ष्य और अमन हंसने लगे। वही नीचे वंश नीचे सोफे पर बैठा हुआ था। उसने रंजीत से कहकर रोहिणी को भी बुला लिया था। घर में जितने भी लोग थे वह सभी वहां ही मौजूद थे। वंश बोला, देखिए आप सब लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आंटी आप और राकेश अंकल को अथर्व जरा भी पसंद नहीं करता है, तो वह अकेले में भी आप दोनों को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उसके डेविल ने उसे पर हावी होने की कोशिश की है, मतलब वह इस स्टेज पर पहुंच गया था जहां बचपन में था। मैं ही जानता हूं कि अथर्व को यहां भेजने के लिए मैंने कितनी पापड़ बेले हैं। प्रीतम अंकल और प्रिया आंटी ने उसे यहां भेजने से साफ इनकार कर दिया था। अक्षत के दादाजी को भी बड़ी मुश्किल से मनाया था मैंने। मुझे पता है कि वह यहां सिर्फ 7 महीने के लिए आया है और वह यहां से वापस जाकर रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वह वही करता है जो उसे करना होता है। मैं बस इतना चाहता था कि उसके और आप सबके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। पहले ही वह यहाँ ना भी रहे, पर उसके पास यहाँ कभी कभी वापस आकर मिलने की वजह रह जाए। अगर आज वह खुद को काबू नहीं करता, जो वह कभी भी नहीं करता है, तो वह आंटी पर अटैक कर देता। इतने सालों से वह एकदम आज़ाद रहा है, उसे कभी ऐसी सिचुएशन मिली ही नहीं कि उसे खुद को कंट्रोल करना पड़े। आज अक्षत भी गुस्से में आ गया है। अगर उसने अंकल आंटी को उसकी हालत के बारे में बता दिया तो वह 1 मिनट भी उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। वंश की बात सुनकर मोहन जी बोले, अथर्व हमारा पोता है तो वह यही रहेगा, हमने उसे दिल्ली से पढ़ने भेजा था, उसे बीच नहीं दिया है। जो वह लोग हमारे पोते को हमसे छीन लेंगे उनसे ज़्यादा हक है हमारा अथर्व पर, और वह 7 महीने के बाद भी यही हमारे साथ रहेगा। उनकी बात सुनकर वंश हंसते हुए बोला, ये गलतफहमी है आपकी और आपके पूरे परिवार की कि अथर्व का उनसे खून का रिश्ता नहीं है, तो वह अथर्व को कम प्यार करते हैं, या फिर अथर्व पर उनका कोई हक नहीं है, आपसे ज़्यादा हक रखते हैं वह उस पर, और वह अधिकार उन्हें खुद अथर्व ने दिया है जो वह आप सबको कभी नहीं देगा। अगर अक्षत के दादाजी अथर्व को एक बार भी वापस आने के लिए कहेंगे तो वह बिना कुछ भी सोचे समझे वापस चला जाएगा।
और हाँ दादी प्लीज़ अथर्व के खाने की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए या फिर रोहिणी आंटी के अलावा किसी और को दे दीजिए। और फिर वह मोहन जी से बोल दादाजी अक्षत के दादा अथर्व को अक्षत से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और इसकी वजह कोई भी नहीं जानता कि क्यों है ऐसा, और अक्षत या उसके पेरेंट्स को इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। इन 7 महीना में उसके दिल में थोड़ी बहुत जगह बना लीजिए ताकि वह आप सबसे मिलने आता रहे। इतना कहकर वह हंस वहाँ से उठकर अथर्व के कमरे में चला गया। वही वंश के जाने के बाद मोहन जी गुस्से में रंजीत जी से बोले इन लोगों के पास छोड़कर आए थे तुम अथर्व को, ये लोग उसे पर हद से ज्यादा हक जमा रहे हैं, मतलब कोई किसी और के बच्चे पर इतना अधिकार कैसे जाता सकता है। उनकी बात सुनकर रंजीत बोला पापा ये सब नहीं होता, अगर वह यहाँ से नहीं जाता तो उसे यहाँ से जाने के लिए उसके खुद के आप भाइयों ने ही मजबूर किया था, यहाँ तक कि भाभी ने भी अपने दिल का हाल उसके जाने के बाद ही दिखाया था। उसे वक्त माँ के अलावा किसी में भी उसे अपना कोई भी नजर नहीं आया था। मुझे तो इस समय पता चल गया था कि हम उसे हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब हम वही कर सकते हैं जो वंश का कर गया है, वरना उसकी हालत जैसी आज हुई थी अगर दोबारा हुई तो मुझे नहीं लगता कि वह लड़का अक्षत उसे यहाँ रहने देगा। और फिर रोहिणी जी को देखकर बोले भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप पहले उसे देखकर रह लेती थी वैसे ही रह लीजिए, उसके करीब मत चाहिए। और फिर आरती से आरती बेटा अब से तुम अथर्व के खाने पीने का ध्यान रखना। ये सुनकर आरती ने हमें सर हिला दिया। शाम को अथर्व की हालत काफी हद तक ठीक हो गई थी। अक्षत को छोड़कर बाकी तीनों वहां से चले गए थे। अक्षत आज वही रहना चाहता था जिसकी अनुमति मीनल जी ने दे दी थी। राकेश और बाकी सभी ऑफिस से लौट आए थे, उन्हें सिर्फ अथर्व की तबीयत भी करने के बारे में बताया गया था, बाकी कुछ भी राकेश को बताने से मीनल जी ने मना कर दिया था। वही राकेश को अक्षत का उनके घर में ऐसे रहना पसंद नहीं आया था जो सबको दिख रहा था, लेकिन मीनल जी ने उसे शक्ति से समझा दिया था कि वह अक्षत से या अथर्व से कुछ नहीं कहेगा। राकेश अंदर ही अंदर कूदकर रह गया। दरअसल 15 साल पहले जो हरकत राधा जी के भतीजे रॉकी ने की थी उसकी वजह से उसे किसी अनजान लड़के को घर में रखना सही नहीं लगता था, लेकिन अक्षत के मामले में वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भले ही उसे अथर्व के सभी दोस्त शक्ल से ठीक लग रहे थे, बल्कि उसे अथर्व उनसे ज्यादा खतरनाक वाइब्स देता था। अथर्व की आंखों में उसे वह बचपन वाली मासूमियत अब नहीं देखी थी। उसे लगता था कि वह अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। ऐसे ही वक्त बीत गया और डिनर का टाइम हो गया, इसीलिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। तभी सबने सीढ़ियों से नीचे आते अथर्व अक्षत को देखा, जिन्हें देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अथर्व को ही देख रहे हैं। ठाकुर हवेली में 8 बजे सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अथर्व और अक्षत वहां नहीं थे। तभी मीनल जी ने आदित्य से कहा कि वह अथर्व को खाने के लिए बुला लाए। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले रंजीत जी उठाते हुए बोले मैं बुला लेता हूँ। इतना कहकर रंजीत जी वहां से चले गए। वही आदित्य जो उठकर खड़ा हो गया था वह वापस बैठ गया। कुछ ही देर में रंजीत जी वापस आकर बैठते हुए बोले वह दोनों आ रहे हैं माँ। तभी सबने ऊपर से आए आवाज पर ध्यान दिया तो सबका मुंह हैरानी से खुल गए। अथर्व अक्षत की पीठ पर चढ़ा हुआ था और अक्षत ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह दोनों अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। जब वह दोनों सीढ़ियों पर पहुंचे तो अथर्व अक्षत के पेट पर गुदगुदी करने लगा, जिससे अक्षत उसे डांटते हुए बोला अर्थ क्या कर रहा है, गुदगुदी मत कर वरना तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अथर्व ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गुदगुदी करता रहा और बोला मुझे पता है तू मुझे नहीं गिराएगा। उसकी बात सुनकर अक्षत ने कहा अर्थ मान जा, देख हम सीढ़ियों पर है, दोनों गिर जाएंगे और तुझे चोट लग जाएगी। तो अथर्व उसके गाल खींचते हुए बोला हाँ गिरा दे मुझे, फिर बुलाऊं तुझे, घर से निकाल देंगे। दोनों बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गए थे और अक्षत अथर्व को नीचे उतारते हुए बोला उत्तर नीचे कमीने। अथर्व हंसते हुए उसकी पीठ से उतर गया। फिर वह दोनों भी सबके साथ कुर्सी खींचकर बैठ गए और सब लोग एकदम से इधर उधर देखने लगे। मिनरल से अथर्व की बलिया लेते हुए बोली मेरे बच्चे तुझे किसी की भी नजर ना लगे और तो हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। अपनी दादी की बात सुनकर अथर्व बोला अरे दादी मैं हमेशा ही ऐसे रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मोहन जी उसे घूरते हुए बोले लेकिन हमने तो आज पहली बार देखा है। तो अथर्व पहले की तरह शांत हो गया। अक्षत ने भी राकेश और बाकी सबको हेलो कहा। आरती ने आकर उसकी और अथर्व की प्लेट में खाना सर्व किया और बाकी सबको रोहिणी और राधा ने। तभी अथर्व अपना खाना देखकर बोला यह क्या है, मैं यह नहीं खाऊंगा, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। अथर्व की प्लेट में पतली सी दाल चावल और चपाती रखी हुई थी और अक्षत की प्लेट में छोले भिंडी की सब्जी और रायता रखा हुआ था। उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली बेटा आज तुम्हें यही खाना है। तो अथर्व अक्षत को घूरते हुए बोला तूने कहा ना मेरे लिए बीमारों वाला खाना बनाने के लिए। उसकी बात सुनकर अक्षत गर्दन ना में हिलाते हुए बोला नहीं मैं तो सुबह से तेरे साथ ही था, शायद वंश बोलकर गया होगा। उन दोनों की बात सुनकर आध्या बोली मैंने बनवाया है ये तुम्हारे लिए।
और तुम्हें यही खाना है। आध्या की बात सुनकर अक्षत ने भी कहा, हाँ वह सही बोल रही है। उसकी बात सुनकर अथर्व मुंह सिकुड़ते हुए उन दोनों को घूरने लगा और बोला, ठीक है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए, साथ ही अक्षत भी कि अथर्व इतनी आसानी से कैसे मान गया। अथर्व चुपचाप खाना खाने लगा। सब लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। अथर्व ने 2-3 कोर ही खाए और अक्षत की प्लेट से चम्मच से छोले लेने गया तो अक्षत ने ही उसे घूरा और बोला, क्या हुआ? अपना खाना खाना सबका ध्यान खाते हुए उन्हें दोनों पर था। अथर्व को उन्होंने ऐसी हरकतें करते कभी नहीं देखा था। अथर्व ने कहा, टेस्ट तो करने दे, बस एक चम्मच। उसके बाद सुनकर अक्षत ने हाँ कह दिया तो अथर्व ने छोले चम्मच में भरकर खा लिए। अगले ही पल वह मिर्ची कहकर चीख पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने छोले की जगह मिर्ची का चम्मच भरकर खा लिया। उसकी चीख सुनकर अक्षत ने उसे जल्दी से पानी पिलाया तो अथर्व बोला, अभी भी चल रहा है, जा चीनी लेकर आ। उसकी बात सुनकर अक्षत जल्दी से किचन की तरफ भाग गया और तभी पीछे से अथर्व हंसते हुए बोला, बेवकूफ़ साला। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे तो अथर्वा ने अक्षत की प्लेट उठाए और मजे से खाना खाने लगा। मीनल जीभ से रोकते हुए बोली, अर्थ बेटा ये तो क्या कर रहा है, ये खाना बहुत हैवी हो जाएगा तेरे लिए। उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा, कुछ नहीं होगा दादी, चल करिए और खाना खाए। ये बोले, बहुत अच्छे बने हैं। अथर्व की बात सुनकर सब ने रोहिणी की तरफ देखा जो खुश लग रही थी, लेकिन अथर्व का ऐसी हालत में उन्हें खाना उन्हें परेशान कर गया क्योंकि छोले तो उसी ने बनाए थे। वही आध्या अथर्व की इस हरकत से गुस्से में बोली, तुम पागल हो गया हो, मैंने कहा मत खाओ। लेकिन अथर्व ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जैसे वो वहां पर हो ही नहीं और बोला, मेरे कान कुछ देर के लिए छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जो भी बोलना है बाद में बोलना। वही अक्षत किचन में चीनी ढूंढ रहा था। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे चीनी नहीं मिला। तभी उसे आध्या के चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसे अथर्व की चालाकी समझ में आ गई। वह वापस भाग और जब वह वहां पहुंचा तो अथर्व उसकी प्लेट से सारा खाना जल्दी जल्दी खा रहा था और वही आध्या उसे ही घूरे जा रही थी। जब अक्षत वहां आकर खड़ा हुआ तो अथर्व उसे देखकर आंखें मटकाते हुए बोला, चीनी मिला क्या? इतना कहकर वह हंसने लगा। वही अक्सर गुस्से से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, ये किंतु ये हल्का खाना खा लेता तो पहले आ जाती क्या? तो अथर्व अपनी वह दाल रोटी उसके सामने रखकर बोला, ये ले तू, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आरती ने अक्षत की प्लेट में फिर से बाकी सब्जियां डाल दी। अक्षत अथर्व को घूरते हुए खाना खाने लगा। वही अथर्व का खाना हो चुका था लेकिन अक्षत की वजह से वह वहीं पर बैठ गया। फिर उसने आध्या की तरफ देखा जो उसे अभी भी घूर ही रही थी और वह बोली, तुम्हारे जैसा केयरलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, तो आज देख लो, और वैसे भी इतनी सी प्रॉब्लम को सबने इतना बड़ा बना दिया, मुझे कुछ हुआ नहीं ना तो बस। उसकी बात सुनकर अक्षत बोला, हाँ बहन, ये राक्षस प्रजाति का प्राणी है, इससे कुछ नहीं होगा। अथर्व बहन सुनकर फिर से हंसने लगा तो आध्या बोली, मेरा नाम आध्या है भैया। उसकी बात सुनकर इस बार वहां बैठे सब लोग हंस पड़े तो अथर्व वहां से उठाते हुए बोला, मैं टीवी देख रहा हूँ, खाकर तू भी वहां जाना। राकेश अक्षत को देखकर बोले, वैसे अक्षत बेटा तुम करते क्या हो, मतलब काम वगैरह? उनकी बात सुनकर अक्षत ने जवाब दिया, एक्चुअली दादाजी कानून मंत्री है तो वह मुझे अपनी फील्ड में ले जाना चाहते हैं और पापा बिजनेसमैन और वह अपनी फील्ड ले जाना चाहते थे। जब अथर्व आया तो वह दादाजी की तरफ हो गया और मैं पापा की तरफ। उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली, तो अर्थ तुम्हारी दादाजी के साथ काम करता है? अक्षत ने हाँ में सर हिलाया और बोला, जी दादी, पर पापा ने उसे बिजनेस की तौर तरीके भी अच्छे से सीखा है। सबको ऐसा लगता है कि वह बिजनेस ज़्यादा अच्छे से करेगा, बड़ी से बड़ी डील्स को यूं क्रैक कर लेता है, बहुत तेज दिमाग पाया है उसने। उसकी बात सुनकर सब लोग अथर्व से इम्प्रेस लग रहे थे। वही आदित्य अपने पापा को देखने लगा जो खामोश होकर सुन रहे थे तो रंजीत बोला, और गर्लफ्रेंड वगैरह? उनकी बात सुनकर अक्षत हंसते हुए बोला, पूछिए मत अंकल, लड़कियां उसके आसपास गुड पर मक्खियों की तरह भिनभिनाती है लेकिन लड़के को अपने जैसी राक्षसी चाहिए। अब बताए होगी कोई इस दुनिया में उसके जैसी दानव लड़की? उसकी बात सुनकर रंजीत भी है हंसने लगे तो अक्षत बोला, आपको पता है ये लड़का कितना खुराफाती है, सबको बेवकूफ़ बना देता है और अपनी तरफ आए गोली को भी दूसरी तरफ मोड़ देता है जैसे इसमें कल रात किया। कल रात? रंजीत जी ने कहा, कल रात क्या किया इसमें? तो अक्षत आराम से बोला, कल रात पता नहीं इसने माँ और पापा को किसकी बच्ची दिखा दी तो उनके अंदर भी अब दादा दादी बनने की धुन सवार हो गई है। पहले उन्होंने इससे शादी की बात की होगी लेकिन इस लड़के ने उन दोनों को मेरे पीछे लगा दिया। ये सिर्फ 2 महीने छोटा है मुझसे, अरे नहीं सभी दोस्तों से छोटा है ये, और यही इसका ट्रम्प कार्ड है कि यह हम सबसे छोटा है तो इसकी शादी सबसे आखिर में होगी। अब बताओ ये भी कोई बात हुई? उसकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, वह बच्ची क्या थी? वह कल रात फिर उससे चिपक गई थी और लाड साहब उसके साथ जमकर खेले भी, तभी आया था शायद उनका फ़ोन।
उनकी बात सुनकर अक्षत हैरान हो गया और बोला पहले तो कटे चुभ रहे थे उसे उससे वैसे किया है कहाँ दिख नहीं रही तभी पीछे से किया कि खिलखिलाना की आवाज आए। आरती ने टीवी पर कार्टून लगाकर किया को वही नीचे बैठाया हुआ था। वह अकेले ही अपने खेलने और टीवी में बिजी थी। अथर्व किया को देखकर नीचे ही बैठ गया और उसके साथ खेलने लगा। खाना खाकर अक्षत और बाकी सभी वहीं पर जाकर बैठ गए। आरती, रोहिणी और राधा तीनों अब खाना खा रही थी। जब सब लोग वहां गए तो किया आदित्य की तरफ दौड़ गई। तभी अथर्व भी जल्दी से अक्षत की तरफ खींच सकते हुए बड़े ही एक्साइटमेंट में बोला तू ना जल्दी से शादी कर ले, अब मुझे भी अपनी भतीजी चाहिए। अथर्व की ऐसी फरमाइश सुनकर जहां अक्षत के तोते उड़ गए वहीं बाकी सब लोग हक्के बक्के रह गए। अक्षयती जल्दी से अथर्व को दूर झटकते हुए बोला पागल लड़के दूर है मुझसे, और भतीजी यह है ना, और वंश तो सबसे बड़ा है, उसे जाकर यह फरमाइश कर। और बच्चा क्या एक ही दिन में मिल जाता है, 1 साल लग जाएगा शादी के बाद भी। तो अथर्व ने कहा है 1 साल, पर मैंने तो सुना और पढ़ा है कि बच्चा 9 महीने में हो जाता है। उसकी बात सुनकर रंजीत जी, मोहन जी और राकेश तीनों एक दूसरे को देखने लगे। वहीं सभी लड़कियों ने अपना सर पिक लिया और सभी लड़के मुंह दबाकर हंसने लगे। कभी रंजीत जी बीच में कूदते हुए बोले अगर तुम्हें भतीजी चाहिए तो आयुष और अखिल की शादी होने वाली है, तुम इनसे भी तो कह सकते हो। उसकी बात सुनकर आयुष और अखिल दोनों झेप गए तो आद्या बोली और तुम्हें भतीजी क्यों चाहिए, भतीजा मांगो, वह भी आदित्य जीजू से। उसकी बात सुनकर आदित्य सब पक गया। वहीं दूसरी तरफ खाना खा रही आरती एकदम से खांसने लगी और जल्दी से उठकर किचन की तरफ भाग गई। उसे इस तरह से भागते देखकर सभी लेडीज हंसने लगी। राकेश ने गौर से अपने परिवार को देखा। उसने कभी अपने परिवार को ऐसे एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते नहीं देखा था। ये सब आज जो हो रहा था सब अथर्व यहाँ पर था, या फिर यह कहना ज़्यादा सही होगा कि इस हंसी खुशी की वजह अथर्व ही था। उसने अथर्व को ध्यान से देखा। वह अक्षत से छोटे भाई की तरह जीत कर रहा था। अगर उसने अथर्व को सबसे दूर नहीं किया होता तो वह ये सारी जीत आदित्य और आयुष से करता। फिर उसने डाइनिंग टेबल पर बैठी रोहिणी की तरफ देखा जो खाना कम खा रही थी और अथर्व को प्यार से निहार ज्यादा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने स्वार्थ और झूठी शान के चलते रोहिणी से उसका बेटा और अपने बच्चों से उनका भाई अलग कर दिया है और शायद वह अब कभी लौट कर न आए। तभी उसने अपने पिता की आवाज आई जो अथर्व से बोले तुम ही अगर बच्चा चाहिए तो खुद शादी क्यों नहीं कर लेते। उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा मैं तो जब शादी करूंगा तो सबसे ऊंची नाक आपकी ही होगी, देख लीजिएगा। उसके बाद सुनकर सब लोग सवाल या नजरों से उसे देखने लगे तो अथर्व बोला मैं तो लड़की भगा कर शादी करूंगा, इसके चर्चे पूरे शहर में होंगे। अथर्व की बात सुनकर सबके मुंह खुले रह गए। तभी अक्षत उसे डांटते हुए बोला क्या मतलब है कि तुम भाग कर शादी करोगी, और वह त्रिवेणिया जो लड़कियों की लिस्ट बनाकर बैठी है उनका क्या होगा। सब लोग त्रिवेणिया शब्द दोहराते हुए एक साथ बोले तो अक्सर बोला मतलब इसकी तीनों माँ। तो अथर्व ने कहा अभी उनकी लिस्ट में से तुम चारों शादी कर लेना, मैं तो लड़की को लेकर गायब हो जाऊंगा और सीधा शादी करके आऊंगा। कितना मस्त एडवेंचर होता है ना। तो आद्या हंसते हुए बोली और तुम्हारे साथ भागकर शादी करेगी कौन। तो अथर्व ने उसे आंख मारते हुए कहा अगर कोई नहीं मिली तो तुम्हें भागा कर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रंजीत जी ताली मारकर हंस पड़े और बोले फिर तो बच्चा भूल जाओ और रोज जो एक दूसरे को देखकर कुत्ते बिल्ली की तरह जो करते हो उसी में पूरी जिंदगी निकल जाएगी दोनों की। उनकी बात सुनकर अथर्व और आद्या दोनों ही रंजीत जी को घूरने लगे। तभी अथर्व का फोन बजने लगा। उसने देखा तो रफ गर्ल नाम शो हो रहा था। वह उठाते हुए बोला तो यही बेड में आता हूँ बात करके। इतना कहकर अथर्व उठकर वहां से बाहर गार्डन में चला गया। वही मीनल जी अक्षत से बोल क्या अर्थ हमेशा ऐसे ही रहता है, मतलब इतना तो वह पूरे 12 साल यहाँ था तब भी नहीं बोला। उनकी बात सुनकर अक्षत बोला जी दादी के बचपन में वंश के घर पर रहता था, वह शाही लोग हैं तो राजस्थान में रहते थे, लेकिन वहां पर वह रहने से मन करता था रीजन। बाद में पता चला कि अगर वह वहां रहता तो उसका स्थान उसे घर में चौथे नंबर पर आता। उसके मन में यह बात कर गई थी कि अगर वह पहले या दूसरे नंबर पर होता है तो शायद उसके माँ बाप उसे कभी नहीं ठुकराते। 4 नंबर को वह बिल्कुल अनलकी मानता है और मुझे छोड़कर बाकी के सभी दोस्त 2 भाई बहन थे और दूसरा रीजन दादू थे। जब वह हमारे घर रहने मेरे साथ जाता तो दादाजी उसे अपने साथ बड़े प्यार से रखते थे, पता नहीं क्यों, पर वह अर्थ को मुझे भी ज्यादा चाहते हैं और अथर्व को उसे बस प्यार चाहिए था। जब वह घर में आया तो माँ पापा को उसने दूसरी औलाद का सुख दिया जो किसी प्रॉब्लम के चलते नहीं हुई और उन्होंने भी उसे अपना बेटा मान लिया। लक्ष्य के पापा को भी अथर्व बहुत पसंद था और तीनों घर ही उसके हो गए। उसका जब जहाँ मन करता वहीं रह लेता और जहाँ भी रहता वहाँ पर अपनी हरकतों और शरारतों से सबका मन मोह लेता। तीनों घरों की रौनक बढ़ जाती है जब वह रहता है। हम सबको दादाजी ने उसका ध्यान रखने के लिए ही भेजा है। वह अपनी सेहत और जान दोनों की ही प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह है और बस इसीलिए ही हम आए हैं यहाँ पर। बाकी गॉड्स तो लगा ही रखे हैं उन्होंने।
अक्षत सबसे बात कर ही रहा था कि तब भी अथर्व भागते हुए वहां आए और अपना फोन अक्षत को देते हुए बोला, ये ले फोन और बात कर ले और फोन लेकर छत पर आ जाना, मैं चला और अगर वह पूछे मेरे बारे में तो कहना मैं सो गया हूँ। इतना कहकर अथर्व तेजी से वहां से भागकर ऊपर अपने कमरे में चला गया और वहां से अपना लैपटॉप उठकर ऊपर छत पर चला गया। अब आगे अक्षत ने उसका फोन देखा और वीडियो कॉल उठा ली जो ललित जी की थी। वह अक्षत को स्क्रीन पर देखकर बोले, अक्षत तुम हो, बोलो वो उल्लू का पट्टा कहाँ गया। उनकी बात सुनकर अक्षत हंसते हुए बोला, अंकल बोटू को यहाँ मुझे फोन देकर ऐसे भागा जैसे आपका फोन नहीं, आप खुद अपना डंडा उठाकर यहाँ पहुँचने वाले हो। वैसे आपका पट्टा बिल्कुल ठीक है तो परेशान मत होइए। उसकी बात सुनकर ललित जी ललिता जी से बोले, लीजिए ललिता जी, मैंने कहा था आपसे कि आपका अर्थ बिल्कुल ठीक है वरना ये सारे लकड़बग्घे वहीं पर डेरा जमा लेते। उनकी बात सुनकर ललित जी अक्षत को देखकर बोली, अक्षत बेटा, अर्थ की दादी से पूछना जरा कि क्या हम उनसे मिलने आ सकते हैं। अक्षत ने मिनल जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में अपना सर हिला दिया तो अक्षत ने भी ललित जी से हाँ कह दिया। तभी ललित जी बोले, अर्थ को मत बताना कि हम आ रहे हैं सुबह वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। इतना कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। तभी रंजीत जी बोले, क्या अर्थ डरता है इसे। उनकी बात सुनकर अक्सर बोला, जी नहीं अंकल, वह किसी से भी नहीं डरता है, वह डरता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डरता है। बाकी हमारा तो सुबह का एंटरटेनमेंट फिक्स हो गया है, आप सभी देखिएगा इस लड़के की करामात। अब मैं चलता हूँ। वह भी इतना कहकर वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मोहन जी बोले, मीनल तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें हाँ कहने की, इससे तो वह कभी उनसे दूर नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मीनल जी बोली, मेरा बच्चा जहाँ रहना चाहता है वह वही रहेगा, मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। 7 महीने बाद अगर वह यहाँ से जाना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। 7 महीने की बात सुनकर राकेश चौंकते हुए बोला, क्या कहा 7 महीने। उसके बाद सुनकर मीनल तंज भरे लहजे में उससे बोली, हाँ 7 महीने उसके बाद वह यहाँ से चला जाएगा, तुम्हें तो खुशी ही होगी उसके जाने से। इतना कहकर वह भी वहाँ से चली गई। रात के 10 बजे बज रहे थे। राकेश रोहिणी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ही वह भी कमरे में आ गई। उसने राकेश को एक नज़र देखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने चली गई। जब वह बाहर आए तो राकेश को वैसे ही बैठा देखकर वह बोली, आप सोए नहीं अभी तक। उसके बाद सुनकर राकेश बोल, क्या तुम्हें पता है कि वह लड़का यहाँ सिर्फ 7 महीने के लिए आया है। उसके बाद सुनकर रोहिणी ने कुछ देर तक उसे देखा और बोली, हाँ मुझे पता है, मुझे क्या सबको पता है कि वह 7 महीने बाद वापस दिल्ली चला जाएगा। उसकी बात सुनकर राकेश जी बोले, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रोहिणी बोल, क्या हुआ है आज आपको, आज आप उसके बारे में बात करके मुझसे लड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद सुनकर राकेश बोला, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और मैं बस यही जानना चाहता था कि तुम्हें इस बारे में पता है या नहीं। उसके बाद सुनकर रोहिणी थी किसी हंसी हंसते हुए बोले, किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना फर्क पड़ रहा है कि अथर्व यहाँ से चला जाएगा, ना आपको और ना ही अथर्व को। खैर आप परेशान मत होइए, मैं अब उसके करीब कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं अपने मन को अच्छे से समझ लिया है कि मुझे उससे दूर रहना है। आपको तो इस बात से खुशी होनी चाहिए। राकेश कुछ नहीं बोल पाया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक रोहिणी ने अथर्व से दूर रहने का फैसला क्यों कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ आरती नहीं, आदित्य को भी आज सुबह जो हुआ वह सब कुछ बता दिया था। ऐसे ही सबको पता चल गया था कि अथर्व की तबीयत भी करने का कारण रोहिणी का उसके नज़दीक जाने की कोशिश करना था। अगली सुबह अथर्व जल्दी उठ गया था और गार्डन में ही मेडिटेशन वगैरह करने लगा। अक्षत अभी तक उठा नहीं था। आद्या भी मोहन जी को भी व्हीलचेयर पर सुबह की सैर करवा रही थी और रंजीत जी भी उनके साथ ही थे। अथर्व को ध्यान में बैठे देखकर वह तीनों उसी के पास रुक गए। अथर्व कुछ देर बाद ध्यान से बाहर आया तो उसने अपने दादा रंजीत आद्या को वहां खड़ा देखा तो वह मोहन जी को देखकर बोला, आप तो फिजिकल अपने बच्चों से भी फिर थे, फिर आपको पैरालाइज अटैक कैसे आ गया। उसकी बात सुनकर रंजीत ने कहा, ये सब अचानक ही हुआ इनके साथ, वैसे तुम मेडिटेशन भी करते हो। उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा, हाँ मेरे डॉक्टर ने कहा है। फिर वह आद्या से बोला, मैं तुम्हें एक तेल के बारे में बताऊंगा, उसे किसी नौकर से इनके पैरालाइज हिस्से की मालिश करवा देना, 2-3 बार में ही फर्क पड़ने लगेगा और यह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर अथर्व अंदर चला गया। वह जब हाल में आया तो राकेश वहां बैठा अखबार पढ़ रहा था। रोहिणी घर में बने मंदिर में पूजा कर रही थी। राधा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी और आरती सबको चाय दे रही थी। तभी आदित्य, आयुष और अखिल तीनों घर में ही बनेगी में कसरत करके वहीं पर सोफे पर बैठ गए। आरती ने पहले ही उन दिनों की ड्रिंक वहां पर रख दिए थे। औथ ने पहले तो अपने कमरे में जाने का सोचा, लेकिन तभी कुछ सोचकर वह रुक गया और एक लंबे सोफे पर वही लेट गया।
तभी आदित्य उसे देखकर बोला, अगर तुम्हें कसरत करनी हो तो नीचे जिम भी है, वहां कर सकते हो। उसकी बात सुनकर राकेश ने थोड़ा सा अखबार मुड़कर अपने सामने सोफे पर लेते अथर्व को देखा, जो यह आदित्य से बोला, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। तभी आरती उसे बोली, अथर्व चाय लोगे? तो अथर्व बोला, नहीं मैं चाय नहीं पीता, अगर कॉफी हो तो दे दीजिए। आरती राकेश को चाय देकर बोली, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर वह किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद मोहन जी और आध्या और रंजीत भी वहां आकर बैठ गई तो अथर्व आध्या से बोला, जो एक पेन पेपर लेकर आओ। आज बिना कुछ बोले वहां से चले गए और जल्दी से एक छोटी सी डायरी और पेन लेकर आ गई। सभी लोग उन्हें देखने लगे। आयुष अखिल के कान में धीरे से बोला, ये दोनों लड़का विमान एक दूसरे से इतने अच्छे से कैसे पेश आ रहे हैं? उसकी बात सुनकर अखिल ने भी उसके कान में धीरे से कहा, कहीं अथर्व ने इसे पता तो नहीं लिया, कहीं सच में तो यह इसे लेकर भागने की फिराक में नहीं है। अथर्व ने डॉक्टर की तरह कुछ लिखा जो किसी और के क्या आध्या के भी समझ में नहीं आया, तो वह उसे घूरते हुए बोली, यह क्या लिखा है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, तुम जिस हॉस्पिटल में हो वहां अमेरिका के फेमस डॉक्टर मिस्टर थॉमस आए हुए हैं, उन्हें दिखा देना, लिए वह समझ जाएंगे और इसे मंगवा भी देंगे, और अगर मन करे तो मुझसे बात करवा देना उनकी। इतना कहकर कॉफी पीकर दोबारा से सोफे पर पसर गया। उसे देखकर रंजीत जी हंसते हुए बोले, हे भगवान, ये क्या भला पैदा की थी भैया? राकेश अथर्व को घूरते हुए वहां से उठकर चला गया और मन ही मन बोला, ये लड़का कितना अजीब है। आज संडे था इसलिए सब लोग घर पर रहने वाले थे। 8:30 बजे तक सबने नाश्ता कर लिया था शिवाय अथर्व और अक्षत के। अक्षत अथर्व के कमरे में सो रहा था और अथर्व नीचे सोफे पर। 9:30 बज गए थे। मीनल जी अथर्व को उठाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। रोहिणी सीन दरवाजा खोला तो अथर्व के तीनों दोस्त और कमिश्नर ललित मित्तल अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़े थे। वंश और दोनों लड़कों ने रोहिणी से नमस्ते किया, साथ ही लक्षिता ने भी उन्हें नमस्ते किया और सब लोग हाल की तरफ बढ़ गए। वंश और बाकी दोनों लड़के आगे थे। वह लोग जैसे ही सोफे के करीब पहुंचे, लक्ष्य की चीख निकल गई। सभी का ध्यान उसे पर चला गया। वहीं वंश वर्मा एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। तभी ललित जी उसे घूरते हुए बोले, क्या हुआ खोजो, कोई भूत देख लिया क्या? ये कहते हुए वह सोफे के करीब आ गए और जैसे ही उनकी नज़र सोफे पर सोते हुए अथर्व पर पड़ी तो उन्हें उसे पर बहुत गुस्सा आया। वह अब तक सो रहा था। वह सोफे पर झुक गए और अथर्व को उठाते हुए बोले, उठ जा मेरे लाल, फिर मैं तुझे सच में लाल करता हूँ। अथर्व उनका हाथ पकड़कर अपनी गाल पर रगड़ने लगा और बोला, यार अक्षत, तेरे हाथों पर कांटे उगा आए हैं क्या? उसकी बात सुनकर सब लोग मुंह दबाकर हंस पड़े। तब तक राकेश और बाकी सब लोग भी वहीं पर आ गए थे। अथर्व जो सिर्फ आलस की वजह से आंखें बंद करके पड़ा हुआ था, उसने जैसे ही आंखें खोली उसे सामने ललित जी का चेहरा अपने ऊपर झुका हुआ देखा तो वह डर से चिक पड़ा और सोफे के नीचे गिर गया। उसकी सारी नींद हवा हो गई थी। वह झटके से उठ गया और अपनी दादी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, पापा आप कब आए? हम के यहाँ पर मेरा मतलब था कि आप कब आए पापा? तभी लक्षिता भी आगे आते हुए बोली, मैं भी आई हूँ कंगारू। अथर्व मुंह में ही बदबदाते हुए बोला, हाँ तेरी ही तो कमी थी। तभी उसकी नज़र वंश और बाकी सब पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रहे थे तो वह उन्हें घूरने लगा। तभी ललित जी बोली, अर्थ पुत्र इधर देख, मैं भी आई हूँ। अथर्व ने जैसे ही ललिता जी को देखा तो वह खुश हो गया और उनकी तरफ जाते हुए बोला, माँ मैं तो ऐसे ही बस डरने का नाटक कर रहा था, अब जब थानेदारनी है तो उसके होते हुए उसके अथर्व को कोई छू भी सकता है क्या? तो ललिता जी ने उसका कान पकड़ लिया और बोली, हाँ शिवाय थानेदारनी के। अथर्व अपना कान छुड़ाने की कोशिश करने लगा और बाकी सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। थोड़ी देर नाराजगी के बाद ललित जी और ललिता जी दोनों मान गए। लक्षिता भी इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ। सब लोग सोफे पर बैठ गए। अथर्व ललिता जी से चिपक कर बैठ गया था। सब लोग चाय पी रहे थे। ललित जी मिनल जी से बात कर रही थी। ललित जी रंजीत जी से उनका हाल चाल ले रहे थे और उन्हें उनके एक्सीडेंट केस के बारे में भी अपडेट दे रहे थे। उन्हें सीसीटीवी की फुटेज से एक कर का पता चला था जिसके होने की डेट कुछ महीने पहले ही हुई थी और वह अभी और इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अक्षत मस्त नहा धोकर नीचे आया तो लक्षिता का चेहरा खिल गया जो अथर्व ने बहुत अच्छे से नोटिस किया। वही ललित जी की नज़र अक्षत पर पड़ी तो वह गुस्से में बोले, अक्षत। उनकी आवाज़ सुनकर अक्षत डर गया और बोला, जी जी अंकल। तो ललित जी बोले, अभी सोकर उठे हो? अक्षत घबराते हुए हाँ बोल तो वह अथर्व को घूरते हुए बोले, तुम अभी तक नहाए नहीं? उनकी बात सुनकर अथर्व ने अपनी गर्दन ना में हिलाई तो ललित जी बोली, खाना भी नहीं खाया होगा अब तक है ना? अथर्व ने फिर से ना में एक गर्दन हिलाई तो वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, वंश जाकर गाड़ी में से मेरा डंडा लेकर आ, अभी इसकी खाल उतरता हो। खाने के साथ लापरवाही, फिर तबीयत बिगड़ेगी और सबको परेशान करोगे। और तू किस लिए रुका था यहाँ पर दोपहर तक सोने के लिए? उनकी बात सुनकर वहां से उठकर जाने लगा। तभी अथर्व उसे धमकाते हुए बोला, अगर तू यहाँ से कम भी लाना तो इस डंडे से तेरी कुटाई करूंगा, अब जान लेकर आ।
अथर्व की बात सुनकर ललित जी उसे घूरते हुए बोले, मेरे ही सामने बैठकर मेरे चेले को धमकता है लकड़बग्घी। तो अथर्व ने उनके इर्द गिर्द बाएं लपेट ली और बोला, मुझे भूख लगी है और कमजोरी भी फील हो रही है, मैं बेहोश होने वाला हूँ, जल्दी कुछ कीजिए। अथर्व का नाटक देखकर उसके सभी दोस्त मुंह खोलकर उसे देखने लगे। वही ललित जी को उससे पर बड़ा प्यार आया तो वह बोले, जा जल्दी से नहाकर फिर नाश्ता कर लेना। अथर्व उन्हें अपने जाल में फंसता देखकर वहां से उठकर चला गया। वही पीछे रंजीत जी अथर्व से बोले, जो सीढ़ियों पर ही पहुंचा था, रेलिंग पड़कर चिड़ियाघर कहानी बेहोश होकर नीचे गिर गया। तो उनकी बात सुनकर अथर्व सर पर दौड़ लगा दिया और अपने कमरे में जाकर रुका और सीधा वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद लक्ष्य बोला, पापा वह आपको बेवकूफ़ बनाकर गया है, कितनी आसानी से पिघल गया आप। उसकी बात सुनकर ललित जी बोली, चुप कर घोंचू, उसके खाना खाने के समय में इतना लेट हो रहा है, वह तुझे नहीं दिख रहा। फिर वह मीनल जी से बोले, माँ जी उसके लिए कुछ हेल्दी सा बनवा दीजिए। तो ललित जी उठाते हुए बोली, मैं बना देती हूँ। उनकी बात सुनकर आरती बोली, आंटी जी मैंने उसके और अक्षत के लिए नाश्ता बना कर रखा है और आप फिक्र मत कीजिए, आज नाश्ते में सैंडविच और जूस था, वह काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए। तो ललित जी उसे देखकर बोली, बेटा उसके सैंडविच में अगर प्याज डाला है तो निकाल दो, वह कच्चा प्याज नहीं खाता। उनकी बात सुनकर आरती ने हाँ में सर हिला दिया और किचन में चली गई। वही ठाकुर परिवार के सभी लोगों ने भी अथर्व को हमेशा खाने से प्याज को और लहसुन निकालते हुए देखा था, यहाँ तक कि सब्जी में से भी वह दोनों चीजें निकाल देता था। सबकी बातें सुन रही आद्या बोली, पर आंटी जी ये दोनों चीज उसके हॉट के लिए बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर ललित जी मुस्कुराते हुए बोली, पता है बेटा, तभी तो मैं ये दोनों चीज़ ग्राइंड करके डालती हूँ, उसे बस लहसुन प्याज देखना नहीं चाहिए, स्मेल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम कौन हो बेटा? उनकी बात सुनकर मीनल जी बोली, यह अर्थ के बड़े भाई आदित्य की साली है। उनकी बात सुनकर ललिता जी बोली, तो तुम हो वह जो मेरे बेटे को हमेशा टक्कर मारते रहती हो। आधे उनकी बात सुनकर झेप गई और मन ही मन अथर्व को कोसने लगी। कुछ देर बाद ही अथर्व और अक्षत दोनों ही नाश्ता कर रहे थे, तभी एक कुरियर वाला एक लिफाफा वहां देकर गया। राकेश ने पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड छपवा लिए थे, तभी मोहन जी ने एक कार्ड ललित जी को देने के लिए कहा और बोले, कमिश्नर साहब ये हमारे पोते की वेलकम पार्टी का इन्विटेशन कार्ड है, आप और आपका पूरी परिवार इसमें इन्वाइटेड है, प्लीज जरूर आएगा और तुम सब भी बच्चों। हम इस पार्टी के थ्रू अथर्व को पूरे शहर से मिलवाएंगे। उन्होंने ये सब बड़े ही घमंड भरले से में कहा था, जैसे वह ललित जी और अथर्व के सभी दोस्तों को जताना चाहते हो कि अथर्व सिर्फ उनका पोता है। और सभी ने यह बात महसूस भी की थी कि वह अथर्व पर अधिकार जाता रहे हैं। अक्षत और बाकी सब ने एक दूसरे को देखा और फिर अथर्व को। अथर्व मोहन जी को देखकर बोला, मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पार्टी में आप मेरे नाम के साथ ठाकुर सरनेम नहीं लगाएंगे। अथर्व की बात सुनकर पूरा ठाकुर परिवार सॉफ्ट हो गया और राकेश थोड़े गुस्से में बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो लड़के? जब तुम सबसे उनके पोते की हैसियत से मिलोगे तो तुम्हारा नाम के साथ ठाकुर सरनेम ही लगेगा ना। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, पहली बात तो ये कि मेरा नाम अथर्व है, कोई लड़के नहीं समझे आप, और दूसरी बात मैं उनसे मन नहीं कर रहा कि मैं उनके पोते की हैसियत से लोगों से नहीं मिलूंगा। बस मेरे नाम के साथ ठाकुर सरनेम नहीं लगना चाहिए, वरना मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगा, फिर करते रहिएगा पार्टी अकेले। उसकी बात सुनकर मोहन जी बोले, ठीक है, हम तुम्हारे नाम के साथ ठाकुर सरनेम नहीं लगाएंगे, तब तो ठीक है ना। उनकी बात सुनकर अथर्व हाँ में सर कर सैंडविच खाने लगा। वही मोहन जी की बात सुनकर ललित जी और बाकी सब काफी रिलैक्स फील कर रहे थे और राकेश अपने पिता को देखने लगा और वह गुस्से में उसे अब आगे। कुछ देर बाद अथर्व के साथ टाइम बिताकर ललित जी सबको लेकर वहां से चले गए। अथर्व हाल में बैठे अपने घर वालों को देखकर बोर हो रहा था तो वह अपने कमरे में चला गया। वहां पर जाकर उसने धैर्य को फोन किया और उसका हाल चाल लिया। दोपहर में लंच के लिए उसे नीचे बुलाया गया। लंच करते समय रंजीत ने अथर्व से बोले, अथर्व तुम घर में रहकर बोर हो गए होंगे तो क्यों ना तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। अथर्व मना करने वाला ही था कि तभी उसकी घड़ी में रेल लाइट जल उठी। देविल बोला, हाँ कर दे अर्थ। तो अथर्व बोल, क्यों हाँ करो, मुझे इनका बिजनेस बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर यह बिजनेस इस आदमी का अकेले का होता तो मिट्टी में मिला देता इसकी कंपनी को मैं अभी तक, लेकिन काफ़ी लोगों की मेहनत लगी है इसे बनाने में, इसलिए बख्श दिया है। उसकी बात सुनकर देवल बोला, देख अर्थ, क्या तुम्हें रंजीत ठाकुर के एक्सीडेंट का लिंक कंपनी से जुदा नहीं लग रहा? सोचो, अगर इनका दुश्मन उनकी कंपनी से जुदा हो या फिर दोस्त के फेस में कोई दुश्मन हो। अथर्व को भी देवल की बात जम गई तो वह बोला, ठीक है। वही अथर्व को खुद में ही सोचता देखकर रंजीत जी बोले, तुम सिर्फ तब तक ऑफिस ज्वाइन कर लो जब तक मेरा ये प्लास्टर नहीं निकल जाता। 10 दिन हो चुके हैं, 20 दिन और बोला है डॉक्टर ने।
उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा ठीक है। ये सुनकर रंजीत खुश हो गया और बोला फिर तो मेरा जो प्रोजेक्ट डॉक्टर इंडस्ट्रीज के साथ चल रहा है वह पूरा कर देना, और एक और प्रोजेक्ट है जिसमें मिस्टर मेहता जो हमारी कंपनी की 15% इन्वेस्टमेंट रखते हैं वह भी अलग से अपनी कंपनी की तरह से ही इसी प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। वह भी हमें अगर मिल जाए तो हमारी कंपनी देश की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। उनकी बात सुनकर अथर्व मुंह में ही बोला मिस्टर मेहता, फिर वह टेढ़ा मुस्कुरा दिया। तभी देवल फिर से बोल देखा, एक तीर से दो शिकार, यह पक्का उसे मोनिका मेहता का बाप है और मुझे इसी आदमी में तगड़ा झोल लग रहा है। जब बेटी ऐसी हो तो आप भी ऐसा ही होगा ना। वही राकेश अथर्व को ही गरजा रहा था। वह बोला लड़के हमारी कंपनी में कुछ भी ऐसा वैसा मत करना वरना राकेश ने धमकाते हुए कहा। तो अथर्व भी उन्हें घूरते हुए बोला और अगर मैं कर दिया तो क्या उखाड़ लेंगे आप मेरा। राकेश उसे घूमने के अलावा कुछ नहीं बोल पाया। उसने एक नज़र रोहिणी को देखा जो उन्हें ही देख रही थी और परेशान भी हो गई थी कि कहीं उनका झगड़ा ना हो जाए, इसलिए वह वहां से उठकर चला गया। वही अथर्व ने भी उसे जाते देखकर एक तेरी स्माइल दी जो सबने देखी। अथर्व ने मोहन जी को देखा जो उसे घूर रहे थे तो वह हंसने लगा और बोला मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। अगर मुझे कुछ करना होता तो आपकी कंपनी इस स्टेज पर ही नहीं पहुंच पाती। वेल में इस पार्टी के बाद ही ज्वाइन करूंगा। तब तक अथर्व का खाना खत्म हुआ और वो अपने कमरे में आकर सो गया। शाम का समय आयुष अपने फ्लैट पर ध्रुवी से मिलने आया था। ध्रुवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए वह उसे लेकर अस्पताल गया था। डॉक्टर ने उससे कहा था कि ध्रुवी को फुल बेड रेस्ट पर रहना होगा क्योंकि वह फिजिकल बहुत कमजोर थी। आयुष ने उसके लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी जो दिन रात उसके साथ ही रहने वाली थी। आयुष उसे बताना चाहता था कि उसके ऊपर एंगेजमेंट का प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि मोनिका ने भी उसे कह दिया था कि वो ऐसे अचानक एंगेजमेंट के लिए मना नहीं कर सकती थी। आयुष अब बुरी तरह से फंस गया था। वह ध्रुवी की तबीयत को देखते हुए कुछ बता ही नहीं पाया। वह जानता था कि वह एंगेजमेंट के बारे में सुनकर पैनिक हो जाएगी जो उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वह आज ध्रुवी के पास रहना चाहता था इसलिए उसने आदित्य से बात की और बहाना बना दिया कि वह अपने किसी दोस्त के पास रहेगा। आदित्य भी समझ गया था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और उसने उसे आश्वासन दिया कि वह घर में सब कुछ संभाल लेगा। आयुष रिलैक्स हो गया था उसकी बात सुनकर और ध्रुवी भी खुश हो गई थी कि आयुष आज उसके पास ही रहने वाला था। रात को डिनर के समय आयुष को छोड़कर बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। राकेश ने जब आयुष को वहां पर नहीं देखा तो बोला आयुष कहाँ है। उनकी बात सुनकर आदित्य ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा पापा वह आयुष का एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है तो वह और उसके दोस्त और उसके लिए वेलकम पार्टी प्लान कर रहे हैं। उनके दोस्तों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की तो मैं आयुष को भेज दिया। वह आज रात वहीं अपने दोस्तों के फार्म हाउस पर रहेगा। राकेश ने सब भारी नजरों से आदित्य को घर कर देख उन्हें लग रहा था कि जरूर आदित्य उनसे झूठ बोल रहा है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वही अथर्व ने उन दोनों के चेहरे को देखा तो हल्के से गुनगुनाने लगा झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा तुम देखते रहियो। इतना गाकर अथर्व हंसने लगा तो वही आदित्य और राकेश दोनों ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तभी अथर्व का फोन बजा तो उसने देखा वंश के पापा का फोन आ रहा है। उसने राकेश और आदित्य को इग्नोर किया और फोन उठाकर बोला क्या हाल पापा सब ठीक है ना। दूसरी तरफ से विराट जी बोले मेरे हाल चाल तो ठीक है लेकिन सुनने में आया है कि तेरे हाल वहां जाकर खराब चल रहे हैं। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नाच गा रहा हूँ। ये कहकर अथर्व ने आदित्य की ओर देखा जो अभी भी उसे ही घूरे जा रहा था। तभी विराट जी बोले अच्छा छोड़िए ये बात और यह बात की कौन सी गाड़ी भिजवाओ मैं तेरे लिए। उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा वही जिसे आप चलाते हैं, मुझे वही गाड़ी चाहिए। उसके बाद पर विराट जी ने कहा पर बेटा वह तो पुरानी हो गई है। तो अथर्व ने कहा कितनी पुरानी, 3 महीने ही तो हुए हैं, आप नई गाड़ी खरीद लीजिए और पुरानी यहाँ भेज दीजिए। वह जानते थे कि अथर्व से ज्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। तभी खाना लग गया तो अथर्वानी फोन रख दिया और खाना खाने लगा। तभी मोहन जी उससे बोल गाड़ी तो हम भी तुम्हें दिलवा देते, तुम्हें उनसे गाड़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको एक वार्निंग दे रहा हूँ। आप और आपका पूरा परिवार कान खोलकर सुन ले और समझ ले, मुझ पर मेरी दादी के अलावा किसी का भी कोई हक नहीं है। वह लोग ही मेरा परिवार है और मेरी दादी मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं करेगी। मैं जानता हूँ 7 महीने यहाँ और जब ये 7 महीने खत्म होंगे तब आप सब खुद मुझे उनके साथ भेजोगे। इतना कहकर अथर्व चुप हो गया और उसके बाद उसने किसी से
कोई बात नहीं की और चुपचाप अपना खाना खत्म कर वहां से उठकर चला गया। वह अपने कमरे में आया और लैपटॉप उठकर ऊपर चला गया। वहां जाकर उसने किसी को फोन किया। सामने से फोन उठाते ही अथर्व बोला, एक काम करो, पुणे पुलिस स्टेशन में धैर्य अरोड़ा के केस की सारी डिटेल्स निकलवाओ और मुझे भेजो, खुद को उसका दोस्त बता देना। इतना कहकर अथर्व ने फोन रख दिया और बोला, तुम्हें भी यहाँ आना होगा धैर्य, मुझे मेरा पूरा परिवार चाहिए, मैं यहाँ से दिल्ली अपने पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। इतना कहकर अथर्व अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। अथर्व कुछ देर बैठा लैपटॉप में ठाकुर परिवार के सभी बिजनेस राइवल्स और फ्रेंड्स सभी की लिस्ट देख रहा था और फिर उसने कुछ सोचकर ललित जी को फोन किया। अथर्व ललित जी को फोन किया तो ललित जी फोन उठाकर बोले, अर्थ कैसे याद आए आज अपने पापा की। उनकी बात सुनकर अथर्व, पापा ज्यादा नाटक मत कीजिए और बताए कि वह गाड़ी जिसने रंजीत ठाकुर का एक्सीडेंट किया था, क्या वह गाड़ी आपको मिली। ललित जी बोले, नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वह गाड़ी हमें मिलेगी भी, क्योंकि उनके ऑनर की डेट हो गई है और उनके घर वालों का कहना है कि एक्सीडेंट से 3 दिन पहले से वह गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट मैं चेक किया है। अब तक तो उसे गाड़ी को डिसमेंटल भी कर दिया होगा। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, टेंशन मत लीजिए पापा, इस पार्टी के बाद में कुछ दिनों के लिए ठाकुर अंपायर ज्वाइन करने वाला हूँ। मुझे यह मामला दोस्त के फेस में छिपे दुश्मन का लग रहा है और प्लीज दूसरी चाहे कोई भी हो उसे मेरे हवाले आपको करना होगा। उसके बाद सुनकर ललित जी ने कहा, ठीक है, इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा बस। अथर्व फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी उसे ऊपर किसी के आने की आहट हुई तो उसने ललित जी को बाद में फोन करने का कर फोन कट कर दिया। तभी उसने आध्या को ऊपर आते हुए देखा। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। आध्या को देखकर अथर्व उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी इतनी रात को। उसके बाद सुनकर आध्या ने कहा, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। उसकी बात सुनकर अथर्व शांत लहजे में बोला, देखो राव्या। तो आध्या गुस्से में बोली, मेरा नाम आध्या है तो मेरा नाम मत बिगड़ो, ठीक है। तो अथर्व ने कहा, हाँ हाँ आध्या जो भी है, देखो मेरे और इस घर के लोगों के बीच में कभी मत आना, वरना फिर तुम भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगी जिन्हें मैं अपनी लाइफ में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो आध्या ने कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतना चाहने वाला परिवार मिला है, हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता। अथर्व ने आध्या को गौर से देखा तो उसे उसके चेहरे पर बेतहाशा दर्द नजर आया। आध्या अथर्व को देखकर बोली, मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ चली गई। मेरे पापा मुझे मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने हमेशा मुझे नफरत निगाह से ही देखा। मेरी बहन आरती मुझे 4 साल बड़ी है, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन बेटी की तरह रखा है। फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली जिससे उन्हें एक बेटा हुआ, वह मुझसे 1 साल छोटा है। मेरी सौतेली माँ ने आरती दीदी को अपना लिया लेकिन मुझे नहीं अपनाया। वह भाई होने के बाद भी मुझे गलत नज़रों से देखता है, लेकिन उसमें गलती उसकी नहीं है, गलत संगत का असर है। वह अपनी मासी के लड़के के साथ ज़्यादा रहता था जो निहायत ही घटिया इंसान है। जब मैं 15 साल की थी तब रात में सोते हुए मेरा छोटा भाई मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। तब आरती दीदी ने उसे देख लिया था और अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने ही शहर में घर होने के बावजूद हॉस्टल में डलवा दिया। आध्या के भाई की हरकत को सोचकर अथर्व को बहुत तेज गुस्सा आया, जिसे वह बहुत मुश्किल से पी गया। उसके हाथों की मुठ्ठियां भीज गई थी लेकिन फिर भी वह उसकी आगे की बात सुनने लगा। आध्या आगे बोली, जब आरती दीदी की शादी हुई तो उन्होंने जीजू से मुझे अपने साथ रखने की मांग कर दी, जिसे जीजू ने मन लिया भी। जानते हो, अगर मेरे पापा आज भी मुझे अपने लेते हैं तो मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊं उनके पास जाने के लिए, लेकिन वह मुझे नहीं बुलेते हैं। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले सब अपनाना चाहते हैं तो तुम उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देते और अपना लेते। आंटी को मैं जब से इस हवेली में आई हूँ तभी से तुम्हारे लिए तड़पते देख रही हूँ और उन्हें तकलीफ में देखकर आदित्य जीजू को भी तकलीफ होती है, साथ ही आयुष और राधिका को भी। अथर्व जो काफी देर से आध्या की बातें सुन रहा था, जब वह चुप हुई तब अथर्व ने कहा, हो गया तुम्हारा। देखो तुम्हारी कंडीशन मुझसे बहुत अलग है और मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूँ जो खुद को बर्बाद करने वालों को माफ कर दूँ। तुम कभी मेरी तरह टॉर्चर नहीं हुई हो, तुम्हारे साथ मारपीट नहीं हुई है, तुम पर अपनी ही माँ बाप को गलत तरीके से छुपा कर देखने की आपे बैड नहीं लगे हैं, तुम मेरी तरह मानसिक रोगी नहीं बनी। तुम्हारा वह देवता जीजू जिसे मैं एक बाप की नज़र से देखा, उसने मुझे इस घर से निकलने के लिए मेरी दादी की गई परवरिश पर लानछन लगाए। इतनी कम उम्र में मेरे कैरेक्टर को गंदा बोल दिया गया और आज वह आकर मुझे अपनी माँ की दुहाई दे रहे हैं, जिसमें कभी मेरे कमरे में जाकर नहीं देखा कि मैं अपनी बीमारी की वजह से जिंदा हूँ या मर गया। तुम्हारे जीजू के छोटे भाई बहनों ने मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया, मुझे पागल समझते थे सब। मेरी दादी मेरी खुशी के लिए कुछ करती थी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी कंडीशन यहाँ से जाते वक्त ऐसी हो चुकी थी कि मैं कैसे भी करके खुद को खत्म करना चाहता था और मैं कर भी देता। मैं खुद को खत्म कर देता अगर सही वक्त पर मेरे दोस्त
और उनके पेरेंट्स मेरी जिंदगी में नहीं आए होते। आजकल के बच्चे अपने सगे भाई बहनों के साथ अपने माँ बाप का प्यार शेयर नहीं करते, लेकिन उन चारों ने मुझे अपने माँ बाप की गोद में खुद से धकेला है और उनके पेरेंट्स खुद का खून का ना होते हुए भी अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे चाहते हैं। वह लोग इस परिवार के लोगों की तरह नाटक नहीं करते प्यार करने का, और आज ये सब लोग कहते हैं कि मैं उन्हें छोड़कर उनके पास आ जाऊँ। कभी नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन। मुझे अच्छे से पता है मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं, और मुझे अच्छे से पता था कि तुम मेरे पास अपने जीजू की पर भी करने जरूर आओगी। कल देखा था मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे सारे सवाल। अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो दोबारा कभी उन लोगों के लिए मेरे पास मत आना और नीचे जाओ। रात बहुत हो गई है। अगर तुम्हें इतनी रात में किसी ने मेरे साथ देख लिया तो मेरा करैक्टर तो पहले ही इन लोगों की नज़र में खराब है। तुम्हारे चरित्र को भी ये लोग गलत तरीके से देखेंगे, इसलिए जाओ, जाकर सो जाओ। और अगर चाहो तो मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए हाँ कह सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। आफ्टर और मेरे दादू की जुबान को सच साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर की बात कहकर अथर्व ने उसे आंख मेरी और हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर आद्या का मुंह खुला का खुला रह गया और वह बोली, तुम जैसे लकड़बग्घे से शादी में कभी नहीं करूंगी, समझे भाई। गुड नाइट और भयानक ड्रीम्स कहकर आद्या वहां से नीचे चली गई। अथर्व भी टाइम देखकर नीचे चला गया। उन दोनों के नीचे जाने के बाद दरवाजे के पीछे से आदित्य बाहर निकला, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। वह आद्या को इतनी रात में छत पर आते देखकर सच में पड़ गया था, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे आ गया। पहले तो उसने आद्या की बातें सुनी जो आरती ने भी कभी उसके साथ शेयर नहीं की थी, और फिर अथर्व की कही हुई बातें कि वह खुद को मारना चाहता था। ये सुनकर तो वह अंदर तक कांप गया था। अगर वह खुद को खत्म कर देता तो ये सोचकर ही उसकी रुलाई फूट गई। कुछ देर वह छत पर बैठा रोता रहा, फिर वह टूटे हुए मायन से अपने कमरे में चला गया जहां आरती ने किया को सुला दिया था। आदित्य को देखकर उसके बिस्तर पर से किया के खिलौने उठाकर साइड में रख दिए। अथर्व अपने कमरे में आ गया और अंदर आते ही उसके चेहरे पर भयानक लकीरें खींच गई। उसकी घड़ी की रेल लाइट जल उठी और डेविल बोला, अर्थ आदित्य के भाई और उसके मासी के लड़के को मेरे हवाले कर देना, उन्हें सजा मैं खुद दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेविल गर्ल को हर्ट करने की। तो अथर्व बोला, वह लड़की मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, वह कमजोर है और मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर डेविल बोला, नहीं है वह कमजोर, अर्थ बस अपने आप की वजह से चुप रह गई होगी, थोड़ी सी इमोशनल भी है, लेकिन देखना एक दिन इसमें तुम्हें अपनी झलक जरूर देखेगी। उसकी बात सुनकर भी अथर्व कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने सोने की कोशिश की और उसे नींद आ गई। वही आरती को आदित्य का चेहरा देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वह उसके पास गई और बोली, आदित्य आपको क्या हुआ है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कहीं अथर्व नहीं तो आपसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, नहीं आरती, अथर्व ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने वह आद्या को छत पर जाते हुए देखा था। एक्चुअली इस टाइम पर अथर्व रोज छत पर जाता है, तो कहीं वह उसे कुछ ऐसा वह वैसा ना बोल दे, इसलिए मैं उसे वापस बुलाने गया था और वहां जाकर मैंने उनकी बातें सुनी। आरती ने आदित्य की तरफ देखा तो वह आगे बोला, तुम बहुत अच्छी बहन हो, तुमने उसे बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छी परवरिश दी है उसे, तुमने उसे हर बुरी नज़र से महफूज रखा है। उसकी बात सुनकर आरती समझ गई कि आद्या जरूर अथर्व को समझने के लिए अपने बारे में बता रही होगी। तो आदित्य आगे बोला, वह रॉकी ही तुम्हारी सौतेली माँ की बहन का बेटा है ना, वह राधा चाची का भतीजा है। वह कितना घटिया इंसान है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसी की वजह से आज अथर्व हम सब से इतनी ज्यादा नफरत करता है। तुमने आद्या को एक माँ बनकर संभालिए, लेकिन मैं अथर्व को नहीं संभाल पाया, उल्टा मैंने उसे सबसे दूर कर दिया। उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने उसके साथ वह सब कुछ किया। उसने कहा कि वह यहाँ से जाते वक्त खुद को खत्म कर देना चाहता था। अगर वह सच में ऐसा कुछ कर देता तो मेरी माँ दादी दोनों जीते जी मर जाती। आदित्य एक बार फिर से रोने लगा तो आरती ने उसे गले लगा लिया और उसे समझाने लगी। आदित्य ने भी खुद को कंट्रोल किया और आरती की गोद में कर रख दिया। आरती ने उसके सर में उंगलियां घुमाई तो कुछ ही देर में वह नींद की आगोश में चला गया। तभी आरती ने महसूस किया कि उसकी कमरे की खिड़की के पास कोई परछाई गुजरी। उसने आदित्य के सर के नीचे तकिया लगाया और जल्दी से दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह कौन था, यही सोचते हुए वापस कमरे में आ गई और अपनी जगह पर लेटकर आदित्य को देखने लगी, और कुछ ही देर बाद उसे भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह अथर्वा ने मेडिटेशन वगैरह किया और फिर कल की तरह ही कॉफी पीकर वह सोफे पर लेट गया। आदित्य और अखिल जिम करके वहीं बैठ गया। आदित्य की आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, शायद कल रात रोने की वजह से। राकेश अखबार पढ़ रहा था, रंजीत भी वहीं आकर बैठ गया, आद्या भी मोहन जी को वहीं लेकर आ गई। आज राधिका और रिति भी सुबह उठकर वहां पर आकर बैठ गई थी। तभी आद्या को कुछ याद आया तो वह अथर्व से बोली,
ओ ये लकड़बग्घे सुनो, अथर्वाने से गोरा और बोला। हाँ बोलो चुड़ैल। अथर्व की बात सुनकर सब आद्या को देखने लगी तो आद्या गुस्से में बोली, तुमने मुझे चुड़ैल कैसे बोला? उसकी बात सुनकर अथर्व ने बोला मुंह से, और वैसे ही बोला जैसे तुमने मुझे लकड़बग्घा बुलाया, लेकिन तुम अगर चाहो तो प्यार से मुझे अर्थ भी बुला सकती हो। अथर्व की बात सुनकर सबका मुंह खुल गया। वही आदित्य जो अपनी एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, इतना सुनते ही उसके मुंह से वह ड्रिंक बाहर निकल गई। तो आद्या गुस्से में बोली, शक्ल देखी है अपनी? फिर मुंह बिगड़ने हुए बोली, प्यार से अर्थ बुलाओ। तो अथर्व बोला, बिल्कुल देखा है, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। कॉलेज की हर लड़की मरती थी मुझ पर, फिर हंसते हुए मेरा मन करता था उन्हें सच में मार दो। पागल लड़कियां, दिमाग तो होता नहीं है किसी में भी। अथर्व की बात सुनकर आद्या, राधिका और रीति तीनों ने उसे गुस्से में देखा तो रंजीत जी बोले, तुम सभी लड़कियों को एक ही तराजू में नहीं तोड़ सकते, कुछ में कम दिमाग भी होता है। रंजीत की बात सुनकर अथर्व हंसने लगा था और साथ ही रंजीत भी। वही तीनों लड़कियों का मुंह उतर गया। आद्या का उतरा चेहरा देखकर अथर्व बोला, अच्छा वह सब छोड़ो, चलो बताओ तुम क्या कह रही थी? उसकी बात सुनकर आद्या गुस्से में वहां से जाते हुए बोली, नहीं बताऊंगी, खुद पता कर लो। उसकी बातें सुनकर अथर्व फिर से हंसने लगा और रंजीत जी बोले, देखा कहा था ना मैं, इन लड़कियों के दिमाग नहीं होता। अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा और अपना फ़ोन निकाला और प्रीतम जी को फ़ोन मिला दिया। प्रीतम जी ने फ़ोन उठाया और बोला, कैसा है मेरा चांद? उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, आपका चांद मजे में है, फिलहाल ये बताए कि बुढ़ा आसपास तो नहीं है? उसकी बात सुनकर प्रीतम जी बोले, नहीं पापा, अभी शहर से नहीं लौटे। क्यों, क्या हुआ? तो अथर्व ने कहा, मुझे 2 दिन के लिए पुणे जाना था। अथर्व की बात सुनकर प्रीतम जी के चेहरे के भाव सख्त हो गए और वह बोल, क्या जरूरत है पुणे जाने की, क्या है वहां पर? अब देखो अर्थ, किसी भी मुसीबत में मत फंस जाना। उनकी बात सुनकर अथर्व उठकर वहां से बाहर जाने लगा और बोला, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा, मैं शांति से अपना काम करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। वह अब गार्डन मैं आ गया था तो प्रीतम जी बोले, देख अर्थ, धैर्य के साथ जो हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते हो, वह अब इस दुनिया में नहीं है। पुरानी बातें उखाड़ने से तुम मुसीबत में फंस सकते हो। उनकी बात सुनकर अथर्व आराम से बोल, पापा प्लीज ना देखो, मैं बस एक बार जाकर देखना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ पता नहीं चला तो मैं 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। प्रीतम जी जानते थे कि अथर्व नहीं रुकेगा तो वह बोले, ठीक है जाओ, लेकिन कुछ भी ऐसा वैसा मत करना वरना पापा मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे कि तुझे इजाजत क्यों दी मैंने। उनकी बात सुनकर अथर्व खुश हो गया और फिर से उनसे इधर उधर की बातें करके उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर वह जल्दी से अंदर आ गया। वही रंजीत जी के कान खड़े हो गए थे। अथर्व के कहीं जाने की बात सुनकर उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और वंश को फ़ोन मिला दिया और वंश को सब कुछ बता दिया कि अथर्व प्रीतम जी से पुणे जाने के लिए कह रहा था। तभी अथर्व वापस अंदर आया और उसने रंजीत जी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तो अथर्वा ने फ़ोन अपने कान से लगाकर वंश से कहा, जिस काम के लिए यहाँ आए हो वह करो, तुम में से अगर कोई भी मेरे काम में तन कर आएगा तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम सब अपना काम कैसे शांति से करते हो। वंश कुछ बोलता उससे पहले ही अथर्व फ़ोन काटकर रंजीत जी को पकड़ा दिया और उनसे बोला, आप भी शुक्रिया और काम किया कीजिए। इतना कहकर अथर्व अपने कमरे में चला गया। अथर्व कुछ ही देर में नहा कर आ गया और आरती से कहकर नाश्ता लगाने को कहा और जल्दी से नाश्ता करके वहां से निकल गया। उसके जाने की कुछ देर बाद ही वंश और बाकी तीनों दोस्त भी वहां आ गए और अथर्व को वहां न पाकर निराश हो गए। घर में सभी लोग सब समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया और फिर वह चारों भी वहां से चले गए। घर में अथर्व मीनल जी को 2 दिन बाद आने का कहकर नाश्ता करके जा चुका था। उसके सभी दोस्त भी परेशान होकर वहां से चले गए थे। उसके बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गए। मोहन जी रंजीत जी से बोले, रंजीत पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड सबको भिजवा दिए हैं ना? उनकी बात सुनकर रंजीत ने कहा, जी पापा, 2 दिन बाद पार्टी है जिसमें शहर के सब बड़े लोग आएंगे। उसकी बात सुनकर राकेश बोल, पापा उसे लड़की को सबसे इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? उसके बात सुनकर मोहन जी उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम कहाँ जाओगे? उनकी बात सुनकर राकेश बोला, मैं उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो क्या पता उसे अच्छा ना लगे। उसकी बात सुनकर रंजीत जी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो मोहन जी बोले, ठीक है मैं ये काम खुद करूंगा और उसे सबसे मिलवाऊंगा। तभी सब ने आयुष को आते देखा तो राकेश उसे देखकर बोले, तो कैसी रही तुम्हारी दोस्त की वेलकम पार्टी? तो आयुष आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, अच्छी रही पापा, मैं आता हूँ रेडी होकर। इतना क्या कर वहां से जाने लगा तो रोहिणी बोली, बेटा नाश्ता कर ले पहले फिर तैयार हो जाना। उनकी बात सुनकर आयुष बोला, मैं नाश्ता करके आया हूँ माँ, मैं आता हूँ कुछ देर में। इतना कहकर आयुष से वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद वह चारों ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर को अथर्व पुणे के एक होटल में कमरे में बेड पर पड़ा हुआ था। वह कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचा था तो अपनी थकान दूर कर रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ।
अथर्वा ने दरवाजा खोला तो सामने उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। अथर्व ने उसे अंदर आने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वह लड़का जाकर सोफे पर बैठ गया और एक पेन ड्राइव अथर्व को देते हुए बोला, ये लीजिए सर, वहाँ पुलिस स्टेशन में मैंने फाइल में जो देखा वह सब इसमें रिकॉर्ड है। उसकी बात सुनकर अथर्व खींचते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है वेदांत, मुझे सर वर मत बोला करो, तुम्हारे लिए मैं भी अर्थी हूँ। चल अब खुद बताते क्या है इस पेन ड्राइव में। उसके बाद सुनकर वेदांत, जो अथर्व का सबसे ज्यादा वफादार लड़का था, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, वह बोला, अथर्व सर, मेरा मतलब है अर्थ धैर्य को हिरासत में दिया गया था क्योंकि उसने मां के बेटे को मारा था। उसे पूरे 2 दिन पुलिस ने रिमांड पर लिया और उसके बाद उसे पर दंगे फैलाने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया। अदालत ले जाते हुए रास्ते में ही उनकी गाड़ी पुल तोड़ते हुए नदी में गिर गई थी, जिसमें से सारे पुलिस वाले कूद गए थे। धैर्य को गाड़ी में ही हथकड़ी से बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वह गाड़ी से कूद नहीं पाया और गाड़ी समेत नदी में जा गिरा। वेदांत की बातें सुनकर अथर्व को वह सीन याद आया जब धैर्य ने जेल में किसी हवलदार से फ़ोन लेकर उसे फ़ोन किया था। जब अथर्व पुलिस स्टेशन पहुंचा था तब तक बहुत देर हो गई थी, वह लोग कोर्ट के लिए निकल गए थे। अथर्व भी उनसे कुछ दूर पीछे ही था। जब उसने अपनी आंखों से धैर्य को नदी में गिरते देखा था, वह हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। वह पुलिस वाले वहां से जा चुके थे। अथर्व ने पानी में कूदकर धैर्य को बाहर निकाला था। फिर वह धैर्य के घर गए थे, जो पूरा जलकर राख हो चुका था। अथर्व ने आसपास पूछा तो पता चला कि घर में आग लग गई थी और जितने भी लोग घर में थे वह सब मर गए हैं। धैर्य ये सब सुनकर बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो वह बिल्कुल खामोश हो गया था। अथर्व ने उसे पूछने की बहुत कोशिश की थी कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अथर्व उनके पीछे ना जाए इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया था और ना ही अथर्व को कुछ भी पता करने दिया था, क्योंकि अथर्व के अलावा उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था और वह उसे खोना नहीं चाहता था। तो वही अथर्व ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए उस वक्त शांत रहना ही ठीक समझा और धैर्य को न्यूयॉर्क भेज दिया। वहां उसने उसके लिए एक बिजनेस खड़ा कर दिया और उसे बढ़ाने में उसकी मदद भी की। वह जब भी न्यूयॉर्क जाता उसके पास कई दिनों तक रहता। इसी शब्द में ध्वनि नाम की एक एम्प्लॉय से उसे प्यार हो गया, जो न्यूयॉर्क में अकेली रहती थी। उसके पेरेंट्स नहीं थे। मैं यहाँ धैर्य की गर्लफ्रेंड को ध्वनि कहूंगी, वह नाम मैं भूल गई हूँ इसलिए। धैर्य ने अथर्व से उसे शादी करने की बात बताई तो उसने उनकी सगाई करवा दी। वह धैर्य को फिलहाल बिजनेस पर ध्यान देने को कहा। ध्वनि एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन अथर्व जब देखो तब उसे परेशान करता रहता था, एक शरारती तेवर की तरह, और वह उसे जीतने का नाटक करती थी। लेकिन वह जानती थी कि अथर्व धैर्य की जिंदगी में इकलौता रिश्ता बचा था और अथर्व ने धैर्य के लिए क्या कुछ नहीं किया था ये भी उसने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वह अथर्व की इज्जत भी बहुत करती थी। विथ अथर्व को वेदांत ने उसकी सोच से बाहर निकाला और बोला, अब आप क्या करेंगे सर। उसके बाद सुनकर अथर्व उसे देखकर बोला, तुम जाओ और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, अथर्व कुछ कांड करने वाला है। वेदांत यह बात समझ गया था, इसलिए उसने उसकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद अथर्व की घड़ी की रेल लाइट जल उठी और डेविल बोला, क्या करना है अर्थ। अब उसकी बात सुनकर अथर्व ने कहा, तुम कोई सजेशन क्यों नहीं देते। उसके बाद सुनकर डेविल ने कहा, जो मैं कहूंगा तुम वह करोगे। उसके बाद सुनकर अथर्व ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोला, मेरे दोस्त को रिमाइंड पर लिया था, उन पुलिस वालों ने उसे पर गलत आरोप लगाए, इसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। तो डेविल ने उसे कुछ कहा जिसे सुनकर अथर्व की आंखों में एक शैतान नजर आया, जो सब कुछ तहश नहश करने वाला था। अगले दिन सुबह पूरे देश में एक सनसनी खबर हर न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर फैल गई थी कि पुणे के रामबाड़ा काल्पनिक पुलिस चौकी को किसी एक अनजान व्यक्ति ने कैरोसिन डालकर जला दिया, जिसमें ड्यूटी पर कुछ पुलिसकर्मी और हवलदार घायल हो गए हैं। गनीमत थी कि किसी की जान नहीं गई थी। सीसीटीवी में कुछ साफ पता नहीं चल पाया था। इस खबर को सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस एक्शन में आ गई थी और तेजी से सब कुछ जांच पड़ताल करने में लगी थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। कुछ ही घंटे में मामला ठंडा पड़ता मालूम करके अथर्व फिलहाल पुणे से वापस लौट आया था, लेकिन उसे खुद से वादा किया था कि वह कुछ दिनों बाद वापस आकर मां और उसके बेटे को भी सबक सिखाएगा। वही अथर्व अगले दिन ही शाम को वापस घर लौट आया था। उसके वापस आने के कुछ देर बाद ही वंश और बाकी तीनों दोस्तों से लेकर ललित जी के पास जा चुके थे, जहां वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे।